एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो देखो आज का जो क्लास है ये हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से डीपली हम आज की क्लास में समझेंगे। जल्दी से हेडिंग नोट कर लो हमारे साथ साथ। तो हमारा जो आज का क्लास ओके, सो ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आती है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब यही कि हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये। ठीक है, ऑफ फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो आप हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन कई तरीकों से होता है। तो जब कभी भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है, ये किसी भी तरीके से रिकंस्टिट्यूशन होता है, तो हमें पता है कि हम उनका जो ऑलरेडी अवेलेबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं बिजनेस में, हम उनका फिर से रिकंस्टिट्यूशन करते हैं एंड अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया ये सब। और फिर चेक करते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये सब। ठीक है, बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम मतलब ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है कि देखो बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स गिवन होते हैं और लायबिलिटीज गिवन होते हैं, ये चीज तो हमें पता है। एंड कभी कभी जो है वो आपको लायबिलिटीज के साइड पे रिजर्व मिल जाएगा, या फिर कभी कभी आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस भी ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले का प्रॉफिट और लॉस होता है ना, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस। आई बात समझ में? जो मतलब रिकंस्टिट्यूशन या फिर मतलब रिकंस्टिट्यूशन होने के पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे लॉस होंगे, ये हमारे कहलाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस। ठीक है, अब हमें पता है कि जब अगर एसेट साइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा मतलब कि वो लॉस होता है, और अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है मतलब कि वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, और रिजर्व तो हमारा लायबिलिटी साइड गिवन होता है। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एंड ये दो तरीके क्या क्या है? तो देखो इसमें जो दो केस हम समझेंगे, ये है हमारा पहला केस 1 एंड दूसरा होता है हमारा केस 2। ठीक है, देखो केस 1 में क्या है एंड केस 2 में क्या है। तो देखो जब कभी भी पार्टनर्स जो हैं वो पहले से मौजूद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, मतलब पहले से मौजूद प्रॉफिट या लॉस को एंड रिजर्व्स को का अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये होता है केस 1 में। ठीक है, और जब पार्टनर्स जो है वो इन्हें क्लोज नहीं करना चाहते, वो ऑलरेडी मतलब अभी भी बुक में बनाए रखना चाहते हैं, तो वो एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो होता है केस 2। ओके, आई बात समझ में? जैसे कि रिवैल्यूएशन में हमने समझा ना कि पार्टनर्स जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं बैलेंस शीट में, तो हम वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एंड अगर पार्टनर्स जो है वो रिवैल्यूएशन का अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे वो एसेट्स वो सारे चेंजेस को जो है वो रिकॉर्ड करके और गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में एडजस्ट कर देते हैं ना। तो हम अभी दोनों केस को समझेंगे। दोनों केस का मैं नेम लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसे समझेंगे। ठीक है, बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो ये जो हमारा केस 1 है, इसमें क्या है? व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू क्लोज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जब पार्टनर जो है वो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, और इसमें और करके भी आपका दिया हुआ होगा कि व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स जो है वो अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट को जो है वो क्लोज करना चाहते हैं, या फिर वो इसे जो है वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम ये वाली केस को लगाएंगे। ठीक है, मतलब उस टाइम उसका मतलब है कि वो इस तरीके से बनाना चाहते हैं। एंड कभी कभी हो सकता है कि पार्टनर्स जो है वो इस अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते और इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हम केस बना देते हैं व्हेन पार्टनर्स
ठीक है, आई बात समझ में? मतलब कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स जो है वो बस एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम ये वाले केस को लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला केस में क्या हो रहा है कि पार्टनर्स जो है ना वो सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से बांट ले रहे हैं। इसका एक दूसरा नाम हो सकता है कि पार्टनर्स जो है वो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब सारे प्रॉफिट्स लॉस या रिजर्व्स जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मतलब बांट के खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है। और केस 2 में क्या होता है कि पार्टनर इसे बांट के खत्म नहीं कर रहे बल्कि पार्टनर इसे आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं लिखा है, मतलब लिखा होगा कि वो अगर नहीं क्लोज करना चाहते ऐसा लिखा हो, या फिर लिखा हो कि पार्टनर जो है वो इसे एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बल्कि एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी कभी पार्टनर जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्यों? क्योंकि ये जो है ना ओल्ड रेशियो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि ये जो पहले के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्यूमुलेटेड का मतलब कि पहले का प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे जो पहले का प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो पहले का रिजर्व है, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का होता है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में जो है वो बटा हुआ है, इसलिए इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एंड इफ अगर केस 2 है यानी पार्टनर्स जो है वो नहीं बांटना चाहते हैं या फिर बस एडजस्ट करना चाहते हैं, तो कभी भी ये ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो में नहीं होता, हमेशा एडजस्टमेंट जो है वो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में होता है। किसमें होता है? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट होता है। ठीक है, तो जब केस 2 होगा, मतलब जब ये वाला केस होगा, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर्स। लेकिन जब ये वाले केस हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, आपको ऑलरेडी गिवन प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब जर्नल एंट्रीज आपको कैसे करने हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब यही जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखो मान लो कि आपके फॉर्म में ऑलरेडी अपीयर कोई रिजर्व है। ठीक है, तो रिजर्व्स के लिए आप क्या करोगे? तो रिजर्व को अब मैंने क्या बोला कि इसमें बांट देते हैं, तो रिजर्व को जब बांटेंगे तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा या पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होगा? बताओ। तो जब कभी भी कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट बांटा जाता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, हमें पता है। और ये जब ट्रांसफर करते हैं तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। क्रेडिट साइड क्यों जाता है? क्योंकि इससे जो है ना वो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, और ये इंक्रीज करने वाली चीजें हैं कैपिटल को। तो जब कैपिटल को इंक्रीज करने वाली चीजें होती है उन्हें हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में वो सारे रिजर्व आ जाएंगे, जैसे कि अगर जनरल रिजर्व गिवन हो या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन हो, ये सारे जो है ना वो डेबिट में आपके हो जाएंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एंड आप नरेशन क्या लिख देंगे? तो नरेशन हम लिखेंगे बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और ये ओल्ड रेशियो में जो है वो बांट दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है रिजर्व का काम। अब देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा रिजर्व है उसमें जनरल रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। तो जनरल रिजर्व जब होता है तो इस तरीके से बांट देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमें कुछ रूल मिला है, जिस रूल के हिसाब से हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर कुछ नहीं लिखा तो बस रिजर्व का नेम लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तब तो हम बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे इसमें किए हैं। लेकिन अगर कुछ लिख दिया है रूल की, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम आया है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे आप कैसे करेंगे? तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, प्लीज इस क्लास के बाद उसे देख लेना, तब आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे भी दिया है तो आप बहुत ही अच्छे से इसका अकाउंटिंग कर पाओगे। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। ओके, सो ये हो गया आपका।
अब देखो दूसरा क्या होता है कि रिजर्व का काम हो गया। अब हो सकता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिले आपको। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पहले से आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि पहले से आपको कोई प्रॉफिट मिले तो आप उसको क्या करोगे, तो रिजर्व के जैसा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। ये भी पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है, पार्टनर के लिए फायदा है। तो इसे भी हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये हो गया थर्ड। अगर आपको पहले से कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस मिले, ठीक है, एक्यूमुलेटेड सॉरी प्रॉफिट नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉस अगर मिले आपको, तब आप क्या करोगे, तो जब कभी भी आपको एक्यूमुलेटेड लॉस मिले, देखो प्रॉफिट को हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लॉस को किधर ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट को अगर क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉस को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। और ऐसे भी लॉस जो है इससे पार्टनर का कैपिटल घटता है, ये नुकसान वाली चीज है, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आई बात समझ में। तो इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल हमारे डेबिट में हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू में हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, ठीक है, ये लॉस के लिए हमारा। और टू में आपको कभी कभी है ना कुछ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके भी कुछ मिलेगा, तो वो भी आप अगर मिलता है आपको तो उसे भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंस होते हैं जिन्हें आप एक्सपेंस तो शॉर्ट टर्म में करते हो, बट इनका फायदा जो है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट अभी किया है, लेकिन हो सकता है कि इसी एड के कारण आपको फ्यूचर में भी फायदा हो, पता नहीं कितने सालों तक होगा, ठीक है, तो वो होता है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आई बात समझ। अब देखो ये जो 1 और 2 नंबर है ना, इसे आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, मतलब रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके भी कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में। इसमें जब ये वाला केस हो तो सारा काम ओल्ड रेशियो में होना है, जो भी आपको दिया होगा बस उसे बांट देना है सारे पार्टनर्स में। ओके, आई बात समझ में। अब दूसरा केस को समझते हैं कि जब एडजस्ट करना हो, तो इसमें ना सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको पहले से रिजर्व या प्रॉफिट गिवन होगा, तो सबसे पहले रिजर्व और प्रॉफिट को आप ऐड कर लेना, ठीक है, रिजर्व और प्रॉफिट को हमेशा ऐड कर लेना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको आसानी होगा। या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन एंट्री तो एक ही पास करना होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने हिस्से भर का, जो सैक्रिफाइस जितना हिस्सा मतलब वो किए हैं उन्हें उतना दे देते हैं, ठीक है। तो आप रिजर्व और प्रॉफिट को ऐड करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप रिजर्व के लिए अलग एंट्री और प्रॉफिट के लिए अलग एंट्री कर सकते हो। ऐड करके करना ही सही होगा क्योंकि एंट्री तो सेम ही होना है। तो यहाँ पे आपको फॉर रिजर्व, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए आप क्या एंट्री करोगे, तो सिंपल है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देता है, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर जो है वो अपने शेयर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यही लिखना है नरेशन, और यही लिखना है एंट्री में। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, तो नरेशन में हमें लिखना है बीइंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या फिर एडजस्टेड अमंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, आई बात समझ में। तो ये आपको नरेशन लिखना है। तो ये होता है जब आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एंट्री करना हो। सपोज कि अगर आपको एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन हो, तो यानी कि आपको पहले से लॉस गिवन हो, तब आप क्या करोगे, तो देखो लॉस हमेशा आपको बैलेंस शीट के डेबिट साइड में गिवन होगा, ठीक है, तो इसका एंट्री आप क्या करोगे, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर को अपने हिस्से का लॉस दे देता है, मतलब उसका लॉस का भरपाई जो है वो आप गेनिंग पार्टनर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंट्री जस्ट उल्टा कर देंगे हम, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हम करेंगे टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई बात समझ में।
नरेशन हमें क्या लिखना है, तो नरेशन लिखना है बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस एडजस्टेड थ्रू गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब एडजस्टेड अमंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको आइडिया तो हो ही गया होगा अभी तक जितना भी क्लास हमने किया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और किस तरह से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने में हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूट करने में हमेशा ओड रेशियो का यूज होता है। ओके, आई बात समझ में? सो आई होप कि आपको ये क्लास भी समझ में आ गया एंड आप समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्लास को खत्म होने के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी क्लास को देख लेना। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको एसेट्स लायबिलिटीज का काम तो हमें रिवैल्यूएशन में करना है, जो कि हम सीख चुके हैं। अगर आपको पहले से गुडविल दिया है तो गुडविल को हम एडजस्ट कर देते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में इस तरीके से, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे वो ये सब क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे एंड वो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।